से पानी से मार सकते हैं, आप आसमान से इससे हमला कर सकते हैं, आप पनडुब्बी से भी इस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र ब्रजेश कुमार कर रहे थे वो ये साफ तौर पर कह रहे थे कि ठीक है, तमाम देशों में इसकी डिमांड है, आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जो दौर चल रहा है उसमें मिसाइल और ड्रोन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके पास इतनी मिसाइल होनी चाहिए कि आने वाले समय में ईश्वर ना करे ऐसी स्थिति हो जाए कि आप मुंह तोड़ जवाब भी दे सकें और आपके पास जो स्टॉक है वो खत्म भी ना हो। बिल्कुल। ये तो आपने अभी रिसेंट इजराइल ईरान वॉर में देख लिया कि ईरान की जो एयर स्पेस थी वो इजराइल को बिलोंग करती थी आफ्टर 2 days ओनली। उनके एयर डिफेंसेस खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी ईरान उस वॉर में रुका रहा सिर्फ अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज की वजह से, और ठीक ठाक उसने डैमेज दिया इजराइल को। तभी तो इजराइल भी उस लेवल पे आ पाया कि अब हम थोड़ा सा सीज फायर करते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स का जो टाइम था या अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो टाइम था वो अब चला गया। अब जो टाइम है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स का है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, जहां तक हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे डिफेंस प्रोडक्शन में, तब तक आप सुपर पावर नहीं बन सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने भी दिखा दिया कि इंडिया सुपर पावर है। जो हमारा रिक्वायरमेंट है उतना हम करते हैं। सुपर पावर इकोनॉमिकली नहीं बनता कोई, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि रशिया तो पहले 10 कंट्रीज में इकोनॉमिकली नहीं है, फिर भी वो सुपर पावर है। तो सुपर पावर बनने के लिए डिफेंस प्रोटेक्शन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद थोड़ा बहुत एविएशन में इंजन भी इंक्लूड होते हैं, और प्लस आपके जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें आपको थोड़ा सा या तो रिजर्व उतने होने चाहिए या आपके पास सोर्सेज उतने होने चाहिए। तो इसलिए ये अब आप देखिए कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं या अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इन सबको आप वन टाइम परचेज करते हो। ये अगर आप इसमें आत्मनिर्भर भी होते तो आप थोड़े जॉब तो क्रिएट कर सकते थे, थोड़े पैसे तो बचा सकते थे, लेकिन उसको ओवरनाइट क्रिएट नहीं कर सकते। उनके प्रोडक्शन में टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, आपने एक साथ खरीद लिया। आपको आत्मनिर्भर किस में होना है? उन चीजों में होना है जिनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ज्यादा किसका रिक्वायरमेंट होगा? ड्रोन्स का होगा, मिसाइल्स का होगा, बॉम्ब्स का होगा। तो ये जो ब्रह्मोस है, जैसे कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा अग्नि का बंकर बस्टर, ठीक है, एक स्टार मिसाइल। देन अब ये ब्रह्मोस, ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज, देन हाइपरसोनिक ब्रह्मोस। तो जिस चीज में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं उसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं और उन चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और डेली नई ट्रायल्स कर रहे हैं। क्योंकि अब हमें लगता है कि हमें जो इसके लिए ज्ञान चाहिए था, जो हमें जील चाहिए थी, जो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था, जो हमें मैन पावर चाहिए थी, वो हमारे पास है और हम इसमें अब मास्टरी मतलब हासिल कर चुके हैं। तो ये देखिए, हमने लिक्विड रैमजेट बना लिया। ब्रह्मोस में सॉलिड रैमजेट इंजन था, पहले तो हिंदुस्तान में रैमजेट बनता ही नहीं था, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने स्टार मिसाइल के लिए लिक्विड रैमजेट बना लिया। हम हाइपरसोनिक के लिए स्क्रैमजेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो पहलू हैं सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से भारत आगे बढ़ेगा। ओवरनाइट कोई डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर नहीं बनता, लेकिन जितना भी हमारे पास अवेलेबल है वो सफिशिएंट है। दूसरा, जो वॉर टाइम टेस्टिंग की बात हो रही थी वो भी बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन चला, लेकिन हमारे जो इक्विपमेंट थे उनकी टेस्टिंग हो गई और उसने वर्ल्ड को दिखा दिया। क्योंकि वर्ल्ड इन चीजों को बहुत मॉनिटर करता है। आप कितने भी एयर शोज, डिफेंस प्रोडक्शन शोज और डिफेंस शोज कर लो, लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन जो वॉर टाइम टेस्टेड इक्विपमेंट है उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है। हाँ, बस इसमें ब्रह्मोस के बारे में इतना ही है, क्योंकि सिंस रसिया इसका को प्रोड्यूसर है, इसका नाम भी ब्रह्मपुत्र और मास्कोव नदी के नाम पे है। और तो रसिया विल ऑल्सो हैव ए से कि किन किन कंट्रीज को देना है, पर मुझे लगता है कि इंडिया उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगी, बता पाएगी। और इंडिया को ये सब अब आप देखिए, जब इंडिया ने अभी अभी टर्की, साइप्रस को और ग्रीस को ब्रह्मोस ऑफर करी है, और टर्की की इससे नींद हराम हो गई। क्यों हराम हो गई? क्योंकि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान ही हर जगह गा रहा है, हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। जी। तो अगर टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया तो हम भी वही डिप्लोमेसी खेलेंगे। तो जब हथियार होते हैं ना, तब डिप्लोमेसी अच्छी होती है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में डिप्लोमेसी क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास वॉर टाइम टेस्टेड हथियार है। वो डिप्लोमेसी के नाम पे हथियार दे देता है। तो हमारे पास भी अगर ये डिफेंस प्रोडक्शन होगा तो हम अपने डिप्लोमेसी के ऑब्जेक्टिव्स में भी कुछ कर पाएंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत अच्छा कदम है और आई एम वेरी हैप्पी कि 14-15 लोग इस चीज को मांग रहे हैं। आप कंट्रीज की लिस्ट देखिए, चिली, कतर, ओमान, मलेशिया, मिडिल ईस्ट से लेके सिंगापुर, थाईलैंड,
और हमें सबसे पहले वियतनाम को देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जब सबको पता लग गया कि चाइना ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो हमको देना चाहिए वियतनाम को, जो मुझे लग भी रहा है कि फाइनल हमारे फेजेस में वो डील चल रही है। बैक टू यू। मैं ब्रजेश जी एक चीज पूछना चाहता हूं। ब्रह्मोस का कमाल तो सबने देखा, लेकिन अब भारत एक कदम और आगे बढ़ रहा है। ये सूचना आ रही है कि K6 हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी भारत काम कर रहा है। ये किस तरह खास होगी? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। मनोज जी, जहां तक आर्ममेंट और म्यूनिशन सिस्टम का सवाल है, ये कभी स्टैटिक नहीं रहता है। इसकी बढ़ोतरी और नई नई इनोवेशन होते रहते हैं, और टेक्नोलॉजी हमेशा कहते हैं कि ड्राइवर है आर्म फोर्सेस का डिफेंस सर्विस। तो टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी दो तरह से हमें मदद करती है। एक तो मिशन को, जो म्यूनिशन सिस्टम है उसको कितनी तेजी से ले जा सकती है, कितनी तेजी से वार कर सकती है बिना डिटेक्शन हुए, उसमें तो मोबिलिटी कहते हैं। और दूसरा, कितना घातक सिद्ध हो सकती है उसकी लिथैलिटी पे, और वो कितना एक्यूरेट है, और कितना वो विध्वंस कर सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर देखेंगे। तो आपने जो एग्जाम्पल, अब आपने जो एक सवाल पूछा कि हम नया सिस्टम कोई नाम दिया वो लेके आ रहे, बड़ी अच्छी बात है। मगर हम आपको एक और चीज हम बताना चाहते हैं। डिफेंस आर्ममेंट बहुत ही ह्यूज विषय है। तो इसमें जो हम मिसाइल्स की बात करते हैं या प्रक्षेपास्त्र की बात करते हैं, स्लो मूविंग से लेके फास्ट मूविंग तक होता है। लैंड बेस्ड, सी बेस्ड, एयर बेस्ड, सबमरीन बेस्ड, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। और कोई एक प्रक्षेपास्त्र वैसा कुछ नहीं, कमाल नहीं ढा सकता है। वो एक, कहते हैं अगर सिम्फनी के में जो हजार या लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ये एक हिस्सा है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ संबंध आता है, हम किस किस चीज में कैसे कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक मिसाल भी देना चाहता हूं। हमारा जो नॉर्दर्न नेबर है चीन, उसके साथ में हमारी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुई थी 1995 में। जी। तो 1995 से लेकर करीब 2012-13 तक चीन काफी चुपचाप बैठा था, और अपने अंदर उनकी नॉरिनको कंपनी है, नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, जो पीएलए की उनकी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। हवाई जहाज हो, वॉरशिप्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, मिसाइल्स हो, उसके ऊपर 15 साल लगाए उसने, 20 साल लगाए चुपचाप अपना काम करने में। उन दिनों न हमारे साथ उसने कोई छेड़खानी की, खाली थोड़ी बहुत हरकत साउथ चाइना सी में जरूर की। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, जो हम आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं, वो आपका निर्भर करता है कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल बेस है और कितने आप फोकस्ड हैं। मगर 10-15 साल तो लगता ही है, इसके लिए समय भी बहुत चाहिए और डीप पॉकेट्स भी चाहिए, मैंने फाइनेंस का भी बहुत इस्तेमाल है। और हम इस श्रृंखला में हम बहुत नीचे वाली बादान पे हैं, दूसरे या तीसरी सीढ़ी पे चल रहे हैं, अगर कहें कि इसके अंदर 40-50 सीढ़ी चढ़नी है तो ये हम्बल एफर्ट है, और उसके ऊपर हमारा योगदान चाहिए। और इसके साथ एक और भी कहूँगा, साथ में हमारे पास मिसाइल भी है। अगर हम देखते हैं कि हमारी जो स्पेस प्रोग्राम है, एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम है, और मिसाइल का प्रोग्राम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहा है, और इसमें हम सक्षम हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। तो उस लेवल की काबिलियत हमें हासिल करनी है डिफेंस सेक्टर में, जो आर्मी हो, नेवी हो और एयर। साथ साथ एक और इसमें कड़ी है, जैसे हमने बताया था, टेक्नोलॉजी का महत्व है और कितनी जल्दी चेंजेस करती है। तो इसके लिए जब तक हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका करते हैं, जो डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब में जुड़ेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगा। ये कहते भी अच्छा लगता है कि हाल के कुछ दिनों में काफी चेंजेस भी लाए गए हैं। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया गया है,
उसको कॉर्पोरेटाइज किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी चीजें बनाने की सुविधा दे दी गई है। नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी आया है, और हमने भी देखा है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो पॉडकास्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जी। की सीआई में बातचीत करते हैं। और उसके अलावा हमने जो प्राइवेट जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, खास करके ड्रोन के क्षेत्र में, उनको काफी छूट दी है कि कैसे वो मिल करके हमारी जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस इंडस्ट्रीज की, उसके अंदर जुड़ सके और कामयाब हो सका। और तो वो ये बड़ी लगातार कामयाब होती दिख भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तपेश चौधरी साहब का, शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी का, जो इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ चर्चा